नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से राजस्थान के नंबर 1 स्टडी चैनल पवन सर जी के हब में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में किसान आंदोलन। देखिए, राजस्थान में किसान आंदोलन पढ़ने से पहले थोड़ा सा राजस्थान के किसानों ने आंदोलन क्यों किया इसके बारे में जानते हैं, मतलब कारणों के बारे में जानते हैं। देखिए, लगभग 18वीं शताब्दी के समथिंग ब्रिटिश कंपनी और राजस्थान के शासकों के मध्य संधियां हो चुकी थी। संधियां हुई और उन संधियों के मुताबिक राजस्थान के शासकों के द्वारा ब्रिटिश कंपनी को वार्षिक खिराज या लगान देना तय हुआ और उस समय कुल जनसमूह का 85% जनसंख्या या जनसमूह जो था वह पशुपालन और कृषि पर आधारित जीवन व्यतीत करते थे। मतलब इन राज्यों का ज्यादा से ज्यादा अगर राजस्व बढ़ाना है तो भू राजस्व बढ़ाना पड़ेगा, मतलब भूमि पर नाना प्रकार के टैक्स लगाने पड़ेंगे, तब जाकर इन राज्यों का जो राजस्व वह बढ़ेगा और उन राजस्वों से ब्रिटिश कंपनी को खिराज दिया जा सकता है। तो इन चीजों को लेकर राजस्थान के शासकों के द्वारा किसानों पर नाना प्रकार के लाग बाग बैठ बेगार कह सकते हैं कि भू राजस्व प्राप्त करने के लिए नए नए नियम लगाए गए थे और उन नियमों के माध्यम से किसानों का व्यापक शोषण किया गया। तो इसमें पहला कारण आ जाएगा राजस्थान के शासकों, सामंतों या जमींदारों के द्वारा किसानों का व्यापक शोषण। दूसरे कारण की बात करें तो इसमें आएगा यदि समय पर किसान लाग बाग बैठ बेगार नहीं देते हैं तो पुलिस के द्वारा दमनकारी रवैया अपनाया जाएगा, ये दूसरा कारण था। तीसरे कारण की बात करें तो इसमें आता है कि किसानों की जो परंपरागत कृषि पद्धति जो थी वह टूटती चली गई, यानी कि भारत से कच्चा माल विदेशों में निर्यात किया जाता था, तो इसके लिए किसानों से व्यापारिक फसलें बोने के लिए किसानों को बाध्य किया जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में अन्न की कमी रही और भूखमरी बढ़ने से किसानों में तीव्र गति से असंतोष फैलने लगा। उसके बाद बात करें, किसान जो फसल उगाते थे, जो अनाज पैदा करते थे, उसका उत्तरोत्तर कीमत गिरना, इस प्रकार के कई कारण रहे जिनकी वजह से राजस्थान के किसानों में असंतोष फैला और किसानों ने आखिरकार आंदोलन करने का निर्णय ले लिया। तो इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में आखिरकार किसान आंदोलन हुए। राजस्थान की मेवाड़ रियासत में सबसे पहले किसान आंदोलन शुरू हुआ था और ये किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 11 जून 1880 को पहला किसान आंदोलन 11 जून 1880 को ये मेवाड़ रियासत की रासमी परगना में ये जाट किसान आंदोलन नाम से जाना जाता है और ये मेवाड़ में हुआ था सबसे पहले। उसके बाद अगर बात करें तो बात आती है बिजोलिया के किसान आंदोलन की, जो लगभग 1897 में शुरू होता है और 1941 तक चलता है। सबसे लंबा किसान आंदोलन है ये और इसी कारण इसे भारत का मैराथन किसान आंदोलन कहा जाता है। देखिए, बिजोलिया का किसान आंदोलन शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। मार्च 1527 को महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था और इस युद्ध में भरतपुर गजनेर निवासी अशोक परमार महाराणा सांगा की तरफ से, या कह सकते हैं कि महाराणा सांगा के फेवर में लड़ने के लिए मैदान में उतरता है। अच्छा प्रक्रम दिखाता है तो महाराणा सांगा इससे खुश होकर, किससे? अशोक परमार से खुश होकर उसे बिजोलिया की जो जागीर थी, ये प्राचीन नाम इसका विजयावली था, जब उसे ये भेंट की गई थी उससे पहले इसका नाम विजयावली था। ये विजयावली का जो क्षेत्र था वह अशोक परमार को भेंट किया गया था और ये जो क्षेत्र है लगभग 256 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। माना जाता है कि ये चित्तौड़ की भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच का एक पठारी क्षेत्र जो बहुत ही अधिक उपजाऊ क्षेत्र है और यही कारण था कि बिजोलिया से लगभग 84 प्रकार की लाग बागें ली जाती थी। उसके बाद देखते हैं बिजोलिया का जो किसान आंदोलन था, इसमें सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान भाग लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है ये राजस्थान का ही नहीं भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन था। उसके बाद ये भारत का प्रथम व्यापक किसान आंदोलन था, पूर्णतः अहिंसात्मक किसान आंदोलन था और इसी कारण इसमें गांधी जी का भी अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप रहा। उसके बाद देखते हैं कि बिजोलिया जो है यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। बिजोलिया प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। हाँ, ये कुछ ऐसे ठिकाने होते हैं जिनमें कुछ अलग से फैसिलिटी जो होती हैं जिनकी वजह से इन्हें प्रथम श्रेणी का ठिकाना कहा जाता है। अब बात आती है कि बिजोलिया के किसानों की समस्याएं कौन कौन सी थी। देखिए, इसमें आता सबसे पहले लगान। लगान क्या होता था? ये कुल उपज का 50% या 40% जो है सामंत या कह सकते हैं कि शासक के द्वारा लिया जाता था। तो ये समस्या थी। 50% या 40% लेने के बाद एक दूसरी समस्या कौन सी थी? लाग बाग, जिसको कर भी बोलते हैं। ये क्या होते थे? जैसे कि हमने पढ़ा कि मध्यकालीन राजस्थान या मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज पाते हैं कि यहाँ पर उस समय धातु मुद्रा का प्रचलन बहुत कम था।
यानी कि पैसे की कमी थी, वस्तु के बदले काम या काम के बदले वस्तु, कुछ इस तरह का सिस्टम था। तो उस समय कामदार, फौजदार, पटेल, पटवारी, गांव बलई, इनके नाम पर नाना प्रकार के लागबाग या कर लिए जाते थे, जिनको हम कहते हैं कि बिजोलिया में 84 प्रकार के कर जो थे वह कुछ इस प्रकार के होते थे। उसके बाद बात आती है बेट बेगार। बेट बेगार का मतलब होता है कि काम तो लिया जाएगा, काम तो किसान से करवाया जाएगा, लेकिन बदले में प्रतिफल नहीं मिलेगा, पैसा नहीं दिया जाएगा। सीधे शब्दों में कहूं तो बेट बेगार का मतलब होता है अवैतनिक कार्य करवाना। अवैतनिक कार्य करवाना बेट बेगार होता है। तो इन सारी की सारी समस्याओं को लेकर किसानों ने आंदोलन किया। तो सबसे पहले ये किसान आंदोलन जो 1897 में शुरू होता है। देखिए, बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है बहुत ही बड़ा किसान आंदोलन था, और इसी कारण इस किसान आंदोलन को हम डिवाइड करके पढ़ते हैं 1, 2, 3, मतलब इस तरह से 3 चरणों में इसको पढ़ते हैं। तो पहला चरण इसका शुरू होता है 1897 से लेकर 1914 तक। 1897 में क्या घटना होती है कि बिजोलिया की गोविंदपुरा में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु होती है, और वहां पर ओसर या मोसर का प्रोग्राम था। देखो, ओसर और मोसर एक ही चीज है, और एक होता है जोसर। ओसर और मोसर मृत्युभोज को कहा जाता है। जोसर क्या होता है कि जो व्यक्ति मरता है वह अपने मतलब जीवन काल में रहते हुए मोसर की तरह कुछ कर जाता है, उसे जोसर कहते हैं। ये शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन है, लगभग पूछे जाते हैं। उसके बाद हुआ ये कि जब मोसर का प्रोग्राम था तो वहां पर कई लोग शामिल हुए, जिनमें मुख्यतः कौन कौन थे? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास जो है ये राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। अगर यदि बात भारत की आ जाती है तो भारत में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। तो उसके बाद नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, फतेह करण चारण और ब्रह्मदेव, ये जो है 5 लोग इसमें मुख्य शामिल होते हैं, और ये बैठकर विचार विमर्श करते हैं कि क्यों न अब इन सारी की सारी समस्याओं के खिलाफ कुछ किया जाए। तो उस समय बिजोलिया का सामंत था किशन सिंह। ध्यान में रहे, बिजोलिया मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, और मेवाड़ का उस समय महाराणा था फतेह सिंह। तो हुआ ये कि सामंत किशन सिंह के द्वारा बिजोलिया में 84 प्रकार के लागबाग, लगान, कुल उपज का 50% और बेट बेगार कुछ ऐसी समस्याएं खड़ी कर रखी थी, और इसी की एवज में किसानों ने एक शिकायती पत्र लिख दिया, और उसमें महाराणा से शिकायत की गई किशन सिंह की कि हमसे जो है ये इस प्रकार के लगान, लागबाग, बेट बेगार लेता है, मतलब हमारा शोषण हो रहा है। और ये शिकायती पत्र लेकर नानजी पटेल, ठाकरे पटेल महाराणा के पास मेवाड़ जाते हैं। माना जाता है कि लगभग 6 या 7 महीने वहां रुकते हैं, लेकिन क्या मजाल महाराणा से मुलाकात हो जाए। महाराणा से मुलाकात नहीं हो पाई। तो पीछे से साधु सीताराम दास इनको मैसेज भेजकर वापस बुलवा देते हैं। जब ये लौट आते हैं तो उसके बाद महाराणा ये शिकायती पत्र को देखता है और एक जांचकर्ता नियुक्त करता है, जिसका नाम होता है हामिद हुसैन। जिसका नाम क्या होता है? हामिद हुसैन। एग्जाम में पूछा गया है। हामिद हुसैन जांचकर्ता नियुक्त किया गया, और वह भी बिजोलिया में 6-7 महीने रहा। देखता है कि जो कुछ शिकायती पत्र में लिखा था वह बिल्कुल सही बात है। वो जाकर वापस महाराणा फतेह सिंह को बताता है कि जो कुछ शिकायती पत्र में किसानों ने लिखा है बिल्कुल कटु सत्य है। तो माना जाता है कि 1-2 कर माफ करते। ये घटनाएं आ जाती है 1903 में, जब इसकी सूचना किशन सिंह को मिलती है कि महाराणा के पास मेरी शिकायत की गई है और उसने कोई खास एक्शन नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं की, तो इससे किशन सिंह के हौसले बुलंद हो गए। तो किशन सिंह अपने अपमान का बदला लेने के लिए किसानों पर 1903 में चंवरी कर के नाम से एक कर लगाता है, जो 5 रुपए लिया जाता था। माना जाता है कि ये जो कर है ये अपमानित कर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कर था, ये लड़की की शादी अगर कोई किसान करेगा तो उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 5 रुपए सामंत को चमड़ी कर जमा कराना पड़ेगा, तब जाकर वह अपनी बेटी की शादी कर पाएगा। तो ये समस्याएं खड़ी कर दी किसानों के सामने, और नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, इन दोनों को बिजोलिया से निष्कासित कर दिया गया। बिजोलिया में साधु सीताराम दास जो थे वह पुस्तकालय में नौकरी किया करते थे, तो उन्हें भी नौकरी से निकाल दिया गया। वहां के किसान 5 रुपए की भय से 2 वर्षों तक अपनी लड़कियों की शादी नहीं करते हैं। 200 लड़कियां ऐसी हो गई जिनकी शादी करनी जरूरी थी। तो किसान अब समस्या में आ चुके थे, तो किसानों ने 200 लड़कियां लेकर इस बार किशन सिंह से डायरेक्ट मिलने का प्लान बनाया और मिलने के लिए चले गए। तो वहां पर किशन सिंह ने अपमान करके कुछ ऐसे शब्द जो हृदय विदारक थे कहकर उन्हें निकाल दिया, अपमान करके निकाल दिया। तो किसान अब हताश हो चुके थे, टूट चुके थे। किसानों ने समझा कि अब बिजोलिया को छोड़ने में हमारी भलाई है, तो किसान पलायन करने लग जाते हैं बिजोलिया से। और हल तीज को किसान हल भी नहीं जोतते हैं, तो किशन सिंह इसमें टेंशन में आ जाता है, और अंत में वह किसानों से मिलने के लिए आता है और किसानों से बोलता है कि देखो, मैं तुम्हारा 5 रुपए जो चमड़ी करे समाप्त करता हूं। किसान बोले 5 नहीं 25 लगा दो भाई, मुझे कोई मतलब नहीं है। किसान वैसे की वैसे चलते रहे। तो
किशन सिंह बोला कि देखो तुम्हारा जो लगान 50% था अब घटाकर 40% कर रहा हूं। किसान बोले अब ठीक है। तो किसानों की ये प्रथम विजय कब होती है? 1905 में। 1903 में चौरी कर लगाया गया, 5 रुपए लगाया। 1905 में चौरी कर हटा दिया गया। लेकिन एक वर्ष के बाद किशन सिंह की मृत्यु हो गई और बिजोलिया का नया सामंत बना कामा का पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह जब नया सामंत बनता है, मतलब उत्तराधिकारी जब बनता है, तो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा उस पर एक कर लगाया गया, उत्तराधिकारी कर। माना जाता है कि वह 40,000 रुपए लगाया गया था। तो इसने ये ही कर जनता पे डाल दिया 1906 में, जिसका नाम था उत्तराधिकारी कर। माना जाता है कि उत्तराधिकारी कर 1906 में किसके द्वारा लगाया गया? पृथ्वी सिंह के द्वारा लगाया गया था। और ऐसे करते करते घटनाएं आ गई 1914 में। 1914 में क्या हुआ? पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई और उसका एक अल्पवयस्क, जवान नहीं था, बच्चा ही था, नाम था केसरी सिंह, उसका बेटा सामंत बनता। लेकिन अवयस्क होने की वजह से, मतलब अयोग्य था, शासन संभालने में दक्ष नहीं था। तो हुआ ये कि जो बिजोलिया की जागीर भूमि थी वह अब किस में चली गई? खालसा में कर दी गई। और 1914 में सरकार के द्वारा बिजोलिया में एक नया कर और लगा दिया गया, युद्ध कर। उसके बाद 1915 प्रथम चरण रहता है 1897 से लेकर 1914 तक। उसके बाद 1915 से 1923 तक दूसरा चरण, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं विजय सिंह पथिक। माना जाता है कि 1915 में चित्तौड़ में हरिभाई किंकर के द्वारा संचालित विद्या प्रचार सभा का वार्षिक जलसा था और उसमें बिजोलिया से, क्योंकि उसकी एक शाखा बिजोलिया में थी जिसका कार्यभार जो किसने संभाला था? साधु सीताराम दास ने। तो उस जलसे में शामिल होने के लिए साधु सीताराम दास चित्तौड़ जाते और वहां उनकी मुलाकात हो जाती है विजय सिंह पथिक से। माना जाता है कि पूरा का पूरा माजरा विजय सिंह पथिक को समझाते हैं और विजय सिंह पथिक जो है 1915 में बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व संभाल लेते हैं। विजय सिंह पथिक 1916 में क्या करते हैं? किसान पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1916 में किसान पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? साधु सीताराम दास को। और इसका प्रमुख उद्देश्य था युद्ध ऋण देने से मना करना, कि युद्ध कर जो लिया जा रहा है सरकार के द्वारा वह नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 1917 में इन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और जिसका अध्यक्ष या सरपंच किसे बनाया गया था? मन्नालाल पटेल को। 1918 में विजय सिंह पथिक के द्वारा बिजोलिया के किसान आंदोलन का राष्ट्रीयकरण करवाया गया। राष्ट्रीयकरण करवाया मतलब क्या हुआ कि अखबारों में इसकी सूचना डलवाई गई। तो इसमें पहला अखबार था प्रताप, जो कानपुर से निकलता था और इसका संपादन कर रहे थे गणेश शंकर विद्यार्थी। अक्सर एग्जाम में पूछा गया ये। उसके बाद दूसरा अखबार था मराठा, जो पुणे महाराष्ट्र से निकलता था। तीसरा अखबार था अभ्युदय, जो कोलकाता से निकलता था। इन सारे के सारे अखबारों में जब सूचना डलवाई तो माना जाता है कि गांधी जी को भी इसकी सूचना मिलती है और गांधी जी अपने निजी सचिव महादेव देसाई को यहाँ पर भेजते हैं। मैंने आपको बताया कि ये बिजोलिया का जो किसान आंदोलन है पूर्णतः अहिंसात्मक किसान आंदोलन होता है और इसी कारण गांधी जी का सहयोग रहता है। और महादेव देसाई जब यहाँ पर आते हैं बिजोलिया में तो उन्हीं के प्रयासों से बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बैठता है, लेकिन कोई खास एक्शन नहीं लिया गया। और 1919 में ही वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई और इसका मंत्री बनाया गया था राम नारायण चौधरी को। मतलब अब किसानों की तरफ से लड़ेगा राजस्थान सेवा संघ और इसका मंत्री बनाया गया राम नारायण चौधरी को। मतलब अब किसानों की तरफ से कौन लड़ेगा? अब किसानों की तरफ से कौन लड़ेगा? राजस्थान सेवा संघ। मतलब अब लड़ाई किसानों की नहीं रही, अब किसकी हो गई है? राजस्थान सेवा संघ की। 1919 में गठन किया गया और 1920 में इसे अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया और वहां से अखबार निकला एक नवीन राजस्थान। उसके बाद उसका नाम कर दिया गया था तरुण राजस्थान। तो ये जो एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद बात आ जाती है 1922 में। 4 फरवरी 1922 को मेवाड़ सरकार और राजस्थान सेवा संघ के बीच एक समझौता होता है। यह समझौता माना जाता है कि असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चला रखा था उसके भय से हुआ था कि कहीं यहाँ के किसान असहयोग आंदोलन से ना जुड़ जाएं और उन्हीं के भय से क्या हुआ था? 4 फरवरी 1922 को एक समझौता हुआ। उस समझौते में 84 में से 35 कर माफ कर दिए गए। 50% जो लगान था अब 40% कर दिया गया। बेट बेगार को समाप्त कर दिया गया और किसानों पर जो मुकदमे लगे थे वह वापस ले लिए गए। तो ये जो है समझौता होता है। लेकिन अगले ही दिन 5 फरवरी 1922 को यूपी की जिला गोरखपुर में चोरा चोरी कांड हो गया। मतलब एक घटना हुई जो हिंसात्मक घटना थी। अब गांधी जी को इससे आघात पहुंचा। गांधी जी ने बोला कि मैं अब असहयोग जो आंदोलन चला रखा मैं नहीं करूंगा। उन्होंने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया और ये जो समझौता हुआ था
राजस्थान सेवा संघ और मेवाड़ सरकार के बीच यह भी समाप्त कर दिया गया और विजय सिंह पथिक को भी 3.5 वर्ष के लिए जेल में डाल दी। मतलब दूसरा चरण समाप्त हुआ। अब बात आती है तीसरे चरण की। 1923 में क्या घटना हुई? 1923 में अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच के द्वारा बिचौलिया में भूमि बंदोबस्त लाया गया और साथ में क्या किया उन्होंने, बारानी भूमि जो थी बिजोलिया की उस पर टैक्स बढ़ा दिया, मतलब उस पर कर बढ़ा दिया और पेवल का कम कर दिया। तो इसकी सूचना किसान किसे देते हैं? विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक बोलता है एक काम करो, बारानी भूमि पर टैक्स बढ़ाया है ना, हाँ जी, तो आप उसे बंद कर दो, मतलब उसे जोतना बंद कर दो। किसान बोला जी ठीक है। किसान विजय सिंह पथिक की बात मानकर बारानी भूमि को जोतना बंद कर देते हैं। फिर हुआ ये, ट्रेंच बोला यदि आप बारानी भूमि को छोड़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, लेकिन पीवल जोतोगे ना तो पीवल और बारानी का दोनों का आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको कर देना पड़ेगा। तो किसान फिर से विजय सिंह पथिक से राय मशुरा करते हैं कि बोला अब क्या करें। विजय सिंह पथिक बोला एक काम करो, पीवल को भी छोड़ दो, जब भूमि नहीं जोतोगे तो कर कौन देगा, समाप्त हो जाएगा कर, टेंशन मत लो, छोड़ दो। अब विजय सिंह पथिक के कहने पर किसान भूमि जोतना बंद कर देते हैं, लेकिन किसानों का दुर्भाग्य कह सकते हैं, ये जो भूमि थी ये नए किसानों को नए कर पर दे दी गई, मतलब इस जमीन को उठाने वाले मिल गए। और ये विजय सिंह पथिक का जो फैसला था ये सर्वथा गलत साबित हुआ और रामनारायण चौधरी का भी विजय सिंह पथिक से कुछ समय के लिए मन मुटाव रहा। तीसरे चरण का नेतृत्व कर रहे थे माणिकलाल वर्मा, सेठ जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। ये 3 लोग जो थे ये तीसरे चरण का नेतृत्व कर रहे थे। इसमें सबसे पहले 1923 में विजय सिंह पथिक के बाद आते हैं माणिकलाल वर्मा। 1927 से कुछ समय के लिए आते हैं जमनालाल बजाज, जिन्होंने 1927 में चरखा संघ की स्थापना भी की थी गांधी जी के विचारों पर चलते हुए। उसके बाद 1931 में हरिभाऊ उपाध्याय के कहने पर किसानों ने भूमि जोतना शुरू कर दिया कि अब और कोई उपाय नहीं है, बस भूमि जोतना शुरू कर दो। किसान बोले जी लठ मारेंगे वहां पे तो हमें तो मार पड़ेगी, तो बोले जी मार है ना आप चुपचाप सहन कर लेना, लेकिन भूमि जोतना ही पड़ेगा, अभी तो और कोई उपाय नहीं है ना। तो किसान बोले जी ठीक है। किसान भूमि जोतना शुरू करते हैं, किसानों पर अंधाधुंध लाठियां बरसाई जाती है। उसके बाद ऐसे करते करते घटनाएं आ गई 1938 में। 1938 में अपने माणिकलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कर दी। अब मेवाड़ सरकार सत्ते में आ गई। यदि किसान आंदोलन और मेवाड़ प्रजामंडल आपस में मिल गए तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो मेवाड़ सरकार ने किसानों के सामने एक प्रस्ताव रखा, यदि आप हमारी शर्तें मानते हैं तो आपकी जो माल भूमि लौटा दी जाएगी, आपके सारे कर जो माफ कर दिए जाएंगे, आपकी लगान लाग बाग बैठ बेकार सारे माफ कर दिए जाएंगे, आप पर लगे मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे, बस आप एक शर्त मान लीजिए। बोले जी बोलो। शर्त यह है कि आप कभी भी मेवाड़ प्रजामंडल से अपना वास्ता नहीं रखेंगे, कभी भी मेवाड़ प्रजामंडल का जो कोई भी अगर गतिविधि होगी तो उसमें आप शरीक नहीं होंगे। ये शर्तें जब मान ली गई किसानों के द्वारा तो सन 1941 में बिजोलिया का किसान आंदोलन समाप्त हुआ। तो ये घटना थी बिजोलिया के किसान आंदोलन की। लगभग हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं छूटा है, बाकी तो कुछ भी पढ़ लो, लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो सारी की सारी चीजें मैंने आपको इसमें बता दी हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हृदय की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।